हेलो माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ सेकंड केस सिनारियो लेके, बस आपके कॉस्टिंग के मार्क्स बढ़ाने के लिए। सो वेलकम टू केस स्टडी सीरीज विद डॉक्टर योगेश पाटिल। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि केस स्टडी आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज फ्रॉम मटेरियल कॉस्टिंग। ये प्रॉब्लम बच्चों ने फेस किया था एग्जामिनेशन में वाइल सॉल्विंग दिस केस स्टडी, क्योंकि ये केस स्टडी का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। यार सर, बहुत ज़्यादा का मतलब क्या यार? मतलब आप लोगों को इस केस स्टडी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे सॉल्व करने के लिए टाइम तो लगेगा, बट स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज। उनको यही नहीं समझ रहा था कि यार एग्जैक्टली चैप्टर में से कौन सा पार्ट इसमें कवर किया है। तो थीम बता देता हूँ। मटेरियल कॉस्टिंग में वेरियस पार्ट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास, जिसमें से ईओक्यू जो सबको याद रहता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। देन स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल के साथ साथ और एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी जिसमें हम लोग ना स्टॉक का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते थे। आज ऑर्डर किया, सपोज एक्स यूनिट का ऑर्डर किया, वो थोड़ी ना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी मेरे साथ रहेगा, वो तो कभी ना कभी खत्म होने वाला है। तो नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करने का, रीऑर्डरिंग लेवल। दो ऑर्डर के बीच का गैप कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी बिटवीन द ऑर्डर। ये सारे पॉइंट जो अलग अलग क्वेश्चन में हुआ करते थे, आईसीएआई ने हड़कंप मचा डाला और सारे पॉइंट को एक केस सिनारियो में कवर कर डाला। तो हियर आई एम डॉक्टर वाईपी, हाजिर हूँ तुम्हारी सेवा के लिए। प्लीज़ बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। आपका भाई आपके एग्जामिशन के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके सीए इंटर में भी, सीए फाइनल में भी। तो चलो लेट्स डिस्कस दिस केस स्टडी। एफडब्ल्यू लिमिटेड manufactures various type of footwear and covers a considerable market share। एक कंपनी है, जूते चप्पल वगैरह बनाती है और मार्केट में इनका बहुत बड़ा शेयर है, कंसिडरेबल मार्केट शेयर दे आर कवरिंग। द फुटवेयर मेड बाय कंपनी आर स्टाइलिश एंड ड्यूरेबल। The management calls for an urgent meeting because it has come to their notice that two of their old permanent customers have moved on to its competitors। सैड बात है, इनका ब्रेकअप हो चुका है। इनके जो ओल्ड कस्टमर, सो कॉल्ड लॉयल कस्टमर्स थे, वो इनके कंपनी को छोड़ दिए। तो ये उनको जाके नहीं बोल सकती ना, मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा ना। कंपनी को इसके ऊपर खुद का स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ेगा और इसीलिए एक अर्जेंट मीटिंग बुलाया गया है। तो सी बनने के बाद इस मीटिंग में जरूर जाना। ओके। मार्केटिंग मैनेजर हैज stated that there are circumstances where company cannot fulfill the demand of their customers due to shortage of supply and this is the main reason for move on। तो इनके मार्केटिंग मैनेजर ने जो है ब्लेम गेम खेलना चालू किया। उसने स्टेट किया कि आपके कस्टमर दूसरी जगह पे जाने के पीछे रीजन क्या है पता है? शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। मतलब कस्टमर कुछ मांग रहा है और तू वो टाइमली दे नहीं पा रहा है, मीन्स डिमांड इज देयर बट यू आर नॉट एबल टू provide that particular thing to the customer on time and that is why customers have moved on from your organization to the competitor। ऐसे marketing manager का कहना है। Whereas production manager had stated that production team is working efficiently but workers have to wait long enough for raw material which leads to idle time and low production। बच्चों, अपना एक रूल है, लाइफ में कुछ भी हो जाए प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए। तो मार्केटिंग वाला क्या बोलता है पता है? डिमांड आता है, ऑर्डर आता है, हम लोग टाइमली सप्लाई नहीं कर पाते। तो सप्लाई नहीं कर पाते मतलब प्रोडक्शन नहीं बन रहा है। तो प्रोडक्शन मैनेजर के पास हम लोग चले गए, उन्हें पूछा क्या रीजन है भाई? तो प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है ऊका का है ना भैया, हमारे वर्कर तो एफिशिएंट है, वर्कर बा एफिशिएंट बा, लेकिन वर्कर को ज्यादा दिन तक ना रुकना पड़ता है। वर्कर फैक्ट्री में आता है, बैठता है, वेट करता है कि मुझे कोई मटेरियल देगा तब तो मैं कन्वर्ट करूंगा। तो वर्कर को मटेरियल मिल नहीं रहा है और इसकी वजह से वर्कर आइडल ही बैठा हुआ। आइडियल नहीं, हाँ आइडल का मतलब नॉन प्रोडक्टिव टाइम, वो ऐसा ही बैठा रहता है जैसे तुम लोग ओवर थिंकिंग में बैठे रहते हो। कॉस्टिंग आता तो है, लिखूं कैसे, क्या करूं, ऑडिट का मुझे नहीं जम रहा है, मैं क्या करूं सर, मुझे लॉ में तो मेरे लगे सॉरी। ये सारी जो चीजें सोचते हो ना, यू आर किलिंग योर प्रोडक्टिव टाइम यार। सोचना, थिंकिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम। सोचो नहीं, प्रोडक्शन चालू करो, पढ़ाई चालू करो। जितना पढ़ोगे उतना आपका टाइम जो है वो प्रोडक्टिव बनेगा। अगर सोचते रहोगे, इंस्टाग्राम पे रील ऐसा उड़ाते रहोगे, तो उस केस में आप लोगों का आइडल टाइम होगा। तो आइडल टाइम का मतलब होता है वेस्ट ऑफ टाइम। तो दो मैनेजर ने अपना अपना परसेप्शन बता दिया।
The cost account department of FW Limited has furnished the following data for the component B. Component, सर component का मतलब क्या होता है? Component का मतलब होता है रॉ मटेरियल, और इन्होंने रॉ मटेरियल का नाम रखा है B. इस मटेरियल का परचेस प्राइस था 4,800 पर यूनिट, एंड दिस परचेस प्राइस इज नथिंग बट यू कैन से दिस इज रेट पर यूनिट गिवन इन द क्वेश्चन, बट आपको इसके ऊपर 2% का डिस्काउंट मिल सकता है. तो 4,800 का 2% अगर कैलकुलेट करोगे तो 96 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा. बट एट द टाइम ऑफ परचेसिंग मटेरियल, होप यू गाइज आर अवेयर, हमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते हैं ना, जीएसटी देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी लगता है, ये सारे के सारे खर्चे, टोटल ड्यूटीज जिसका क्रेडिट अवेल नहीं किया जा सकता, मतलब अमाउंट इज गोइंग टू गेट डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट जिसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्लेम आप लोग नहीं कर सकते, क्रेडिट ही नहीं मिलेगा आपको. ओके, तो ये हमारे लिए खर्चा हो गया 8% ऑफ परचेस प्राइस, मतलब 4,800 का 8% 384 का खर्चा हुआ. सर इसका मतलब क्या हुआ सर? 4,800 हमारे जेब में से जा रहे हैं, बराबर, बट डिस्काउंट जो है हम लोगों को परचेस प्राइस में से लेस करना पड़ेगा, बराबर, बट बाकी के जो टैक्सेस लगे उसकी वजह से परचेस प्राइस बढ़ जाएगा. सो दिस ऑल आर द अकाउंटिंग स्मॉल एंड माइनर पॉइंट जो आप लोगों को एग्जाम में याद रखने पड़ेंगे. इंश्योरेंस के भी चार्जेस लगेंगे 62,000 पर ईयर, और जो एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब पूरे साल भर में आप लोगों का जो परचेस होने वाला है उसका क्वांटिटी दे के रखा है 60,000 यूनिट्स. डन. ओपनिंग स्टॉक इज गिवन अलॉन्ग विद इट्स पर यूनिट प्राइस, और ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी देके रखा है. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो है दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द मेथड. वेटेड एवरेज है तो एवरेज रेट पे वैल्यू होगा, फिफो है या लिफो है तो अकॉर्डिंग टू द लॉट जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उसके लेवल पे वैल्यू करना पड़ेगा. अगला टेबल आपको दो चीजों का इंफॉर्मेशन दे रहा है. यूसेज पर वीक का मतलब होता है कंजम्पशन पर वीक, एंड 3 टाइप का कंजम्पशन दिया है. होप यू रिमेंबर, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज. हम लोग स्टॉक लेवल में इसका यूज करते हैं. और डिलीवरी पीरियड को हमने जब क्लास में ये चैप्टर पढ़ा था टर्म यूज किया था लीड टाइम. आज अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मटेरियल आने में कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज योर डिलीवरी टाइम. सो टोटल 3 क्राइटेरियाज आर गिवन, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, और दोनों का एवरेज निकाल के भी दिया है. लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस. सर इमरजेंसी का मतलब क्या है? अगर स्टॉक आउट हो गया, सर स्टॉक आउट मतलब आप लोगों का मटेरियल आने में टाइम लग रहा है. सर कितना टाइम लग रहा है? 5 वीक भी लग सकता है, 7 वीक्स भी लग सकता है, 9 वीक्स भी लग सकता है. वही तो ऊपर लिखा हुआ है मेरे सर पे, देखिए ये साइड पे दिखेगा, दिख रहा है? हाँ, अभी ये जो वीक्स है, 7 वीक में मटेरियल नहीं आया तो यार प्रॉब्लम हो सकता है, 9 वीक में मटेरियल नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकता है, फिर से आइडली बैठना पड़ेगा. तो ऐसे सिनारियो को बोला जाता है इमरजेंसी टाइम. और इस डेंजर टाइम से डील करने के लिए आपको अल्टरनेटिव सप्लायर के पास से मटेरियल खरीदना पड़ेगा, एंड अल्टरनेटिव सप्लायर के पास से खरीदने के लिए आपके पास 2 वीक का टाइम लगेगा, मतलब वो भी डिलीवरी देने में 2 वीक लगा देगा. Additional information says normal wastage during the storage is 80 units. 80 units is a normal loss, हमेशा होता है, जो कंपनी को पहले से पता है, जिसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है. सर रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है का मतलब क्या होता है? इट हैज नो स्क्रैप वैल्यू. एंड एबनॉर्मल वेस्टेज मतलब एबनॉर्मल लॉस जो है वो 40 यूनिट का है. कैन आई से टोटल लॉस इज 120 यूनिट्स, 120 यूनिट का टोटल लॉस होने वाला है. फैक्ट्री वर्क्स फॉर 365 डेज इन अ ईयर, और इन्होंने इसी के ऊपर आगे के कुछ एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने के लिए पूछे हैं. और यहाँ पे आ सकता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि हर एमसीक्यू अलग कॉन्सेप्ट से डील करता है. आपने अगर मेरा पहला प्रोसेस कॉस्टिंग का वीडियो देखा रहेगा तो उसमें एक ही सम था, एक पूरा सम सॉल्व करके हम लोगों ने फटाफट एमसीक्यूज के आंसर ढूंढे थे. यहाँ पे हमें हर एक एमसीक्यू को केयरफुली डील करना पड़ेगा. Equivalent unit was the first case scenario which we completed, and now we are dealing with material costing. Point number 1, that is your MCQ number 1 says calculate per unit cost of material by using average price method. मतलब आप लोगों को on an average basis पे मटेरियल के एक यूनिट का कॉस्ट ढूंढना है. तो सर हम लोग कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे? पहले तो हमारे एक यूनिट के लिए लगने वाला खर्चा कितना है ये चेक करते हैं. सर यार एक यूनिट के लिए कितना खर्चा लगेगा ये हमें कैसे पता चलेगा? देख लेते हैं. हाँ, 4,800 रुपीज इज द परचेस प्राइस, सही है. उसमें से 96 रुपीज का डिस्काउंट आया, माइनस कर दिया.
फिर उसमें मैंने 384 रुपीज़ ऐड कर दिया क्योंकि टैक्सेस लगे, कैलसी पे करना मेरे साथ। 4800 माइनस 96 प्लस 384 करोगे तो आपके कैलसी पे 5088 आएगा। आ रहा है क्या, ज़रा चेक करो। सर क्या बोलते जा रहे हैं सर? मैंने बोला कैलसी पे आपके 5088 आएगा। ये मैंने रेट ढूंढा 1 यूनिट का। ऐसे हम लोग पूरे साल भर में 60,000 यूनिट्स खरीदने वाले, बराबर है ना। 5088 को 60,000 से अगर मल्टीप्लाई करो, सर ये लंबा लंबा अमाउंट आ रहा है। कितना भी लंबा लंबा आने दे, लिख के रखना। इट इज 3052800000, यही अमाउंट आया रहेगा कैलसी पे। सर ये आपने क्या कैलकुलेट किया? दिस इज माई टोटल परचेसिंग कॉस्ट। 60,000 यूनिट का परचेसिंग कॉस्ट है ये। डन। परचेसिंग कॉस्ट तो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन जब मैं मटेरियल खरीदने के लिए जा रहा हूं ना, तभी मुझे मटेरियल का इंश्योरेंस का भी चार्ज देना पड़ रहा है, एंड दैट वन इज 62,000। तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं और खर्चा, तो इसमें ऐड कर दिया मैंने इंश्योरेंस का कॉस्ट, एंड इंश्योरेंस का कॉस्ट इज 62,000 रुपीज, बराबर है? सही है सर। इसके बाद हमें क्या कंसीडर करना है? इसके बाद इंश्योरेंस के बाद आपके पास जो ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है ना 5,000, ये तो था ना 5,000 ऑलरेडी था, 60,000 और आया, तो 60,000 खरीदने के लिए कितना लगा ये अभी तक मैंने ऐड कर दिया। अपने को एवरेज लेने के लिए बोला है ना, तो 5,000 यूनिट्स का स्टॉक ऑलरेडी मेरे पास है। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी मेरे पास है। सर कितने यूनिट्स का है? 5,000 यूनिट्स का स्टॉक है, और जिसे वैल्यू करने के लिए इन्होंने एक रेट दे के रखा है यार। इसका रेट अगर देखोगे तो रेट है 5150, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 5150। 5,000 इंटू 5150 इज इक्वल टू ₹2575,000। अगर यहां तक समझा रहेगा तो अपने को सिंपली ना इन सारी चीजों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आपको टोटल मिलेगा। जरा देखते हैं टोटल आ कितना रहा है। मेरा टोटल आ गया ₹3310, दैट इज 33,10,92,000 रुपीज। अभी ये जो आया ये है मेरा टीसी। सर व्हाट इज टीसी स्टैंड्स फॉर? इन ऑल इतना खर्चा हुआ है। अभी अपने को जो पूछा है ना बच्चे, वो जो आपको पूछा है वो पूछा है सीपीयू ढूंढ। सीपीयू मतलब कॉस्ट पर यूनिट, और पर यूनिट के लिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा अपने को नेट क्वांटिटी से। सर नेट क्वांटिटी का मतलब क्या है? अपन ने कितने यूनिट्स खरीदे थे यार? अपन ने यूनिट्स खरीदे थे 60,000। ऑलरेडी अपने पास कितने यूनिट्स पड़े थे? 5,000। मतलब ये जो अभी तक का मेरा खर्चा है, अगर ठीक से देखोगे तो 60 और 5 मिलके हो गया 65,000 का खर्चा, 65,000। बट मुझे पहले से पता था कि इसमें से कुछ नॉर्मल लॉस होने ही वाला है। सर कितना नॉर्मल लॉस होने वाला है? सर चेक करो, क्वेश्चन में लिखा रहेगा नॉर्मल लॉस कितना होने वाला है। आई गेस 80 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस होने वाला है क्या? चेक करो। हाँ, नॉर्मल लॉस इज 80 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ इसमें से 80 यूनिट्स। 65,000 माइनस 80, this cost we have incurred on 64,920 units if I am not wrong, बराबर है ना। ये कॉस्ट अगर मैंने 64,920 यूनिट्स के ऊपर किया है तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना है ये मुझे ढूंढना पड़ेगा। 33,10,92,000 डिवाइडेड बाई 64,920 अगर करोगे तो आपके कैलसी पे आ जाएगा आंसर 5,100। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी लगा था, बच्चे बहुत परेशान हुए थे इसको लेके, और ये कॉम्प्लिकेटेड है। सवाल आता है कि सर एबनॉर्मल क्यों नहीं माइनस किया? एबनॉर्मल तो एंड ऑफ द ईयर में पता चलेगा ना, शुरू में थोड़ी रेट पता रहता है अपने को। एबनॉर्मल इज अनएक्सपेक्टेड थिंग बॉस, आप लोगों को पहले से पता नहीं रहेगा। आधे बच्चे बोलते सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं कंसीडर है? क्लोजिंग स्टॉक भी ईयर एंड का है यार। तो मेरे पास 5,000 यूनिट थे, उसमें 60,000 यूनिट आए, ये सारे के सारे 65,000 यूनिट के ऊपर मैंने जो खर्चा किया दैट आई एडेड, और उसको मैंने 65,000 के बदले नॉर्मल लॉस हटा के जो क्वांटिटी बचता है उससे मैंने डिडक्ट कर दिया। आपको मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा। प्रोसेस में सीपीयू कैलकुलेट करने के लिए आप लोग टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट करते थे,
और डिनोमिनेटर में इनपुट का क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी कर देते। तो जब भी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करोगे बच्चा नॉर्मल लॉस माइनस करना पड़ेगा। अब बच्चे बोलते हैं सर उस अमाउंट में से नॉर्मल लॉस का अमाउंट क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू ही नहीं है। अगर रियलाइजेबल वैल्यू होता ना तो वो अपना जो 33 करोड़ 10,92,000 था ना उसमें से वो माइनस होता था। होप योर कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर्ड। मैंने डायरेक्टली पहला वाला एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाया आपको। 5,100 इज द अमाउंट। सर ये आया कैसे, फिर से एक बार बता दोगे? व्हाई नॉट। फर्स्ट वी कंप्यूटेड 60,000 यूनिट का कॉस्ट बाय कंसीडरिंग परचेज प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस टैक्सेस। डन। देन वी एडेड इंश्योरेंस टू दैट। इंश्योरेंस ऐड करने के बाद अपन ने ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू ढूंढा एंड दिस इज हाउ वी अराइव्ड एट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को अपन ने डिवाइड कर दिया क्वांटिटी से। 65 से क्यों नहीं डिवाइड किया? क्योंकि उसमें से हमें पहले से पता है 80 यूनिट जो है तो लॉस में जाने वाले, उसे माइनस करके हमारे पास आ गया CPU, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल। एवरेज बोला था। डन। इसके आगे बोलता है नेक्स्ट एमसीक्यू, कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल। तो इसके लिए आपको मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला इज ROL, रीऑर्डरिंग लेवल। उसमें से आप लोग माइनस करते हो एवरेज कंजम्पशन और मल्टीप्लाई करते हो उसे एवरेज लीड टाइम से। शायद से याद होगा, नहीं रहेगा तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे स्टॉक लेवल का एक वीडियो है, स्टॉक लेवल एक्सप्लेन्ड ऐसा लिखा हुआ हेडिंग मिलेगा। उस स्टॉक लेवल के वीडियो को देखो, आपको ये सारे लेवल समझ में आ जाएंगे। फॉर्मूला डेरिवेशन के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। क्यों हो परेशान जब है समाधान। योगेश बाबा बंगाली है ना, सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके मैं आया हूं। यहां पे ROL इज नॉट अवेलेबल। ROL का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और उसमें से आपको माइनस करना है फिर एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी सेफ्टी स्टॉक नाम की चीज नहीं है। मैं रेकमेंड करूंगा ये पूरा का पूरा डिस्कशन सुनने से पहले मेक श्योर आप लोग स्टॉक लेवल वाला वीडियो और मटेरियल कॉस्टिंग रिवाइज करो। मैक्सिमम कंजम्पशन फॉर our product is available, maximum consumption is 1200, maximum lead time is 9। तो मैंने यहां पे लिख दिया 1200 into 9। इसमें से माइनस करना है मुझे एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। इट इज 1125 into 7, 1125 into 7। मैं इसी PDF पे सॉल्व करते जा रहा हूँ, फटाफट समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सो ये आया 10,800 माइनस 1125 इंटू 7 करोगे तो 7875। चलो कैलकुलेटर फटाफट यूज करो, आंसर नजर के सामने जिगर के पास आ जाएगा। इट इज 2925 यूनिट्स। नहीं समझ रहे? समझ तो रहा है यार, इतना इजी है। फॉर्मूला डालो, अमाउंट सब्सटीट्यूट करो, आंसर आते जाएगा। यार इन्होंने बोला डेंजर लेवल ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करो। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन। सर क्या बोला? एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। सब कुछ थियरी में लिखा हुआ है। क्लास में जब आए थे ये टॉपिक अपन ने शुरू में किया था, शुरू में, और तभी ये सारे फॉर्मूलेज एक्सप्लेन भी किए थे, सारे फॉर्मूलेज लिखे भी हुए हैं। सिंपल फॉर्मूला लिख के आपको अमाउंट सब्सटीट्यूट करते जाना है। सर एवरेज कंजम्पशन कितना है? एवरेज कंजम्पशन इज 1125 यूनिट्स एंड 1125 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए अपना इमरजेंसी लीड टाइम इन्होंने देके रखा है 2 वीक्स। 2 वीक्स से अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे 1125 इंटू 2, आपका आंसर आ जाएगा 2250 एंड आंसर फॉर दिस MCQ इज सी। अच्छा कैन यू बिलीव यार, 2 मार्क के MCQ है यार। अपना होता क्या पता है, एग्जाम में जाते हैं वो देखते ही नहीं है क्या पूछा है, ये सब कुछ देख के अरे बाबा ये क्या पूछ दिया, ओ मैं तो डर गई, इसके आगे कैसे सॉल्व करूं, ऐसा कंफ्यूजन लेवल होता है। तो ब्लैंक नहीं होने का, बी कॉन्फिडेंट। पूरे साल भर मेहनत किया यार, थोड़ी ना तुम लोगों ने ऐसे पापड़ बेले हैं आ जाएंगे 90+ मार्क। क्यों नहीं आते यार? मेरे ही स्टूडेंट थे 100 on 100 लेके आए कॉस्टिंग में, 99 on 100 लेके आए कॉस्टिंग में। अब भी रिसेंट, अभी का अटेम्प्ट ये जो हुआ था जनवरी 25, अभी हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे अपन एक दूसरे को, तभी वो बच्चे 25 के जनवरी 25 के अटेम्प्ट लिख रहे थे, ओ ये लिख रहे थे पेपर कॉस्टिंग। 96 मार्क्स, 97 मार्क्स, 94 मार्क्स। MCQ सॉल्व करके भी 94 मार्क्स आते हैं यार, क्या कर रहे हो?
तो सेंसेस में रहना, कॉन्फिडेंट रहना, 90 प्लस आराम से जा सकता है। मैंने सिर्फ अपने इस पूरे सीरीज का नाम रखा हुआ है मिशन एग्जम्पशन। कम से कम पढ़ा हुआ बच्चा जो रहेगा ना, उसे भी एग्जम्पशन आ सकता है। दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किसी से भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, आप लोग अगर सिस्टमैटिक अप्रोच रखोगे तो 60 प्लस आराम से आ सकते हैं कॉस्टिंग में। 90 प्लस तो जा ही सकता है अगर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे तो। और मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। 9th वन, कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ डेज, राउंड ऑफ, फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री लेवल टू बी हेल्ड। ओके, समझो। हाँ, एवरेज नंबर ऑफ डेज, पहले तो पूरे के पूरे साल में कितने डेज होते हैं यार, 365 डेज, सही है। पूरे 365 डेज में कंपनी 60,000 यूनिट्स खरीदने की प्लानिंग कर रही है, ठीक है ना। पूरे 365 दिन में कितने यूनिट खरीदने हैं उनको, 60,000 यूनिट खरीदने हैं। दिस इज व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन। सर इसने क्या पूछा है, एवरेज इन्वेंट्री कितने दिन रखना पड़ेगा। एवरेज इन्वेंट्री, पहले तो एवरेज इन्वेंट्री ढूंढना पड़ेगा। सर एवरेज इन्वेंट्री कैसे ढूंढते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अपने क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है, चेक कर लो ओपनिंग स्टॉक कितना अवेलेबल है, 5000, करो कैलसी पे, प्लस क्लोजिंग स्टॉक 4500 है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 4750 आएगा। 4750 एवरेज, चेक कर लो एवरेज 4750 आ रहा है क्या। हाँ सर आ रहा है। तो अगर 365 दिन में 60,000 यूनिट, तो 4750 यूनिट्स का एवरेज स्टॉक कैरी करने के लिए आपको कितने दिन का पीरियड लगेगा। आप लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा 28.89 समथिंग, बराबर। क्वेश्चन इज माई बाप, फॉलो कर क्वेश्चन को। क्या बोला है, राउंड ऑफ कर, राउंड ऑफ कर, तो राउंड ऑफ कर, 28.89 को राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29 डेज। क्या यार सर मजा आ रहा है यार, अरे ये मजा ना एग्जाम के दिन भी आएगा, याद रखना। पॉइंट नंबर 10, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अच्छा पहले तो बताओ एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का दिया है। सर एबनॉर्मल लॉस 40 यूनिट्स का दिया हुआ है, क्वेश्चन में है। अच्छा इसे कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करेंगे, कौन से प्राइस पे ट्रांसफर करने को बोला, एवरेज प्राइस। और अपन ने एवरेज प्राइस ढूंढा है यार, 6th वाले MCQ में अपन ने एवरेज प्राइस ढूंढा है। एवरेज प्राइस अपना आया था 5100, बराबर है ना। तो 5100 से अगर 40 यूनिट को मल्टीप्लाई करो कैलसी पे, तो आपके कैलसी पे आ जाएगा 5100 इंटू 40 यूनिट, 2,04,000। आंसर इज ए। यार बच्चा बाएं हाथ का खेल है तेरा, आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होना चाहिए यार, और कुछ नहीं है। मतलब अपन ने 6, 7, 8, 9, 10, ओ भाई 10 मार्क मिल गए भाई, 10 मार्क। तो प्रोसेस वाला 10 मार्क, ये 10 मार्क आ गए सर, और 10 मार्क मिले तो MCQ में आउट ऑफ आएंगे, तो है ना अपन, है ना, टेंशन मत लो। देखो हाँ, यहाँ पे आपका पहला वाला जो पार्ट था ना वो खत्म हो गया। सर तुझे कैसे पता चला ये खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने बोला ही था दिस क्वेश्चन इज गिवन फॉर MCQ नंबर 6 to 10, तो खत्म। सर आगे के MCQs स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQs रिलेटेड टू अदर चैप्टर। सर अदर चैप्टर ना, चलो कौन सा चैप्टर है देखते हैं। PS लिमिटेड is facing downfall in its demand. Marketing have suggested to reduce the selling price by 5% to compete in the market. सही है, सेलिंग प्राइस कम करोगे तो कस्टमर बढ़ेंगे। वेरिएबल कॉस्ट इज 76% ऑफ द करंट सेलिंग प्राइस। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द PV ratio. This is PV ratio after reducing the price by 5%. Can I say this is the question from marginal costing? समझो, कंपनी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला तो सबको पता रहेगा। कंपनी करंटली 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचती थी जिसका वेरिएबल कॉस्ट 76 रुपीज था, बिकॉज क्वेश्चन से 76% ऑफ सेलिंग प्राइस इज द वेरिएबल कॉस्ट। दैट मीन्स कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ करता था 24। नाउ कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस सेलिंग प्राइस बाय 5%। दैट मीन्स फ्यूचर में कंपनी यही प्रोडक्ट 95 रुपीज में बेचेगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कभी चेंज ही नहीं होता है, याद रहेगा ये रूल आप लोगों को। 1 यूनिट का 10 रुपया, 2 यूनिट का 20, 3 यूनिट का 30, 4 यूनिट का 40, मतलब टोटल में बढ़ रहा है। 1 यूनिट का 10 ही रहेगा ना, 10 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही रहता है हमेशा अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अगर 95 में से
76 माइनस करते हो तो आया आपका 19 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन बोलता है पीवी रेशियो कितना होगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 करोगे, आ भी गयो आंसर 20% आ गया, 2 मार्क ऐड हो चुके हैं। क्या बात है। 12th says in the automotive machine manufacturing sector a component is manufactured, the economic order quantity, बच्चे भूल जाते इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, EOQ। EOQ for the component is 1500 units। EOQ ढूंढना नहीं है, EOQ दिया है। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 100, जिसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं CO, कॉस्ट पर ऑर्डर, कुछ लोग इसे O भी बोलते हैं। कैरिंग कॉस्ट पर एनम इज 10% एंड द कॉस्ट पर कंपोनेंट इज 20, तो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 10%। 20 रुपए के प्रोडक्ट का 10% कैरिंग कॉस्ट है, मतलब कैरिंग कॉस्ट इज 2 रुपीज। सर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एनुअल डिमांड। सर एनुअल डिमांड का मतलब क्या होता है, ए अपने को ढूंढना है। देख लो, EOQ का एक फॉर्मूला पढ़े थे ना यार अपन, इट्स अ स्क्वायर रूट, अंडर रूट लिखते हैं 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सही है, अरे यही तो पढ़ा था, सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। EOQ दिया हुआ है, EOQ इज 1500, अंडर रूट 2 हमें A ढूंढना है। CO इन्होंने देखे रखा है 100 रुपया, दैट इज 100 रुपीज, और CI अभी अभी अपन ने ढूंढा 2। तो सर यार इसे सॉल्व कैसे करें, पहले तो वो फॉर्मूला का स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपको EOQ को ना स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1500 इंटू 1500 करोगे तो आ जाएगा 22,50,000 रुपीज। फॉर्मूला बचा 2 इंटू A इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। स्टेप बाय स्टेप मेरी मैथ टीचर बोलती थी योगेश स्टेप बाय स्टेप कर। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 2 डिवाइड है, साइड चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 45 लाख, 45 लैक्स इक्वल्स टू 2 इंटू A इंटू 100। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 45 लैक्स जो है इट इज इक्वल्स टू 200 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट। 200 को अगर डिवाइड करोगे 45 लैक्स से, आ गया आप लोगों का A का आंसर। 45 लैक्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं 200 से, कैलकुलेटर पे मैंने कर दिया और मेरा आंसर आ गया 22,500। 22,500 मिल गया आंसर। बच्चा ट्रिक है यार, ट्रिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप लोगों को और 2 MCQ सॉल्व करने, 3। इन अ म्यूचुअल प्रोजेक्ट बोथ राज एंड भुवन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स यूजिंग आइडेंटिकल मटेरियल्स। देखो आपने चैप्टर कौन से कवर हो रहे हैं। एक वो अपन ने पहला सम सॉल्व किया, वो मटेरियल कॉस्टिंग वाला था, बराबर है। मटेरियल कॉस्टिंग खत्म हो गया और अभी इंडिपेंडेंट चैप्टर के सिनारियोज आ रहे हैं। एक अपन मार्जिनल का सॉल्व किए, बराबर है। अब भी थोड़ी देर पहले जो सम सॉल्व कर दिया वो आया फिर से मटेरियल कॉस्टिंग में से, मटेरियल में से आ गया। अभी हम लोग चल रहे एम्प्लॉय कॉस्टिंग में। मतलब यार केस स्टडी में पूरा कॉस्टिंग कवर करते हैं लोग। In a mutual project, both Raj and Bhuvan are contributing their efforts using identical material, same material use कर रहे हैं। Raj receives a bonus on the Rowan plan, while the Halsey plan determines Bhuvan's bonus। दोनों का प्लान अलग अलग है। आगे लिखा है द स्टैंडर्ड टाइम अलॉटेड और एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट इज 150 आवर्स। तो मुझे एक चीज मिली, टाइम अलाउड टू बोथ द वर्कर इज 150, बराबर है। राज कंप्लीट्स द प्रोजेक्ट इन 90 आवर्स, तो राज का टाइम टेकन 90 हो गया। भुवन फिनिशेस इट इन 120 आवर्स, भुवन का टाइम टेकन 120 हो गया। तो बोथ दी वर्कर्स आर सेविंग सर्टेन टाइम। दोनों एफिशिएंट है, लेकिन दोनों का एफिशिएंसी सेम नहीं है, दोनों का बोनस प्लान भी सेम नहीं है। द नॉर्मल आर्ली वेज रेट फॉर राज इज 30 रुपीज। सर ये 30 रुपीज क्या है, रेट है किसका, राज का। हमें लिख के बताया है टोटल अर्निंग्स फॉर बोथ दी वर्कर्स आर इक्वल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों वर्कर का टोटल अर्निंग सेम है। तो सर हमें करना क्या है, हमें रेट ढूंढना है। सर किसका, भुवन का। अभी भुवन का रेट अगर ढूंढोगे तो भुवन का रेट ढूंढने से पहले ना हम लोग एक प्रायोरिटी देते हैं इस इंसान को, राज, जिसका वेजेस रोवन के सिस्टम से हम लोग पे कर रहे हैं, बराबर है। अरे बराबर है ना, रोवन सिस्टम से इफ यू गाइज आर कैलकुलेटिंग टोटल वेजेस, फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस इज इक्वल टू बेसिक
प्लस बोनस। ये नहीं समझ रहा है यार, पक्का समझ रहे तुम लोग को? हाँ, कमेंट में बताते रहे ना जो भी रहेगा। तो अगर बेसिक कैलकुलेट करना है तो टाइम टेकन इनटू रेट। ये वीडियो देखने के बाद जो कमेंट नहीं करेगा उसका एग्जाम्शन नहीं आएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक दो सब्जेक्ट फिर रह जाए मैं श्राप दे दूंगा। वीडियो पे कमेंट आना ही चाहिए, अगर नहीं आया तो देखो पाप लगेगा तुम लोगों को। पहले ही बोल रहा हूँ, लिखा करो। अगर मैं बोनस लिखता हूँ, बोनस इज टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट। सही है सर। टाइम टेकन बाय राज इज हाउ मच? राज ने अपना टास्क 90 आवर्स में खत्म किया है। सर अच्छा पढ़ाता है यार, अमाउंट किधर से लाता है सर? सर हमें अमाउंट है ना, देखना। राज कंप्लीटेड वर्क इन 90 आवर्स लिखा हुआ है, बराबर। राज का रेट है 30 रुपया। अरे वेज रेट है 30 रुपया, लिख दिया 30 प्लस टाइम टेकन बाय राज 90। वी अलाउड हिम 150 आवर्स, ही हैज सेव्ड 60 आवर्स। 150 का टास्क 90 में खत्म किया तो 60 घंटे बच चुके हैं। इसे मल्टीप्लाई करना है 30 से। सर कैसे करेंगे? कैलसी है ना, कैलसी है तो क्या दिक्कत। 2700 का बेसिक वेजेस मिला, प्लस 90 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 60 इंटू 30 इज इक्वल टू 1080। अगर आप लोग ऐड करोगे तो राज का टोटल अर्निंग आ गया 3780। सही में समझ में आ रहा है सब कुछ? पक्का? डन। सर हमें अभी भुवन का कैलकुलेशन करना है, तो भुवन का कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा सिस्टम फॉलो करे? हालसी सिस्टम फॉलो करो, ऐसे क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन इज माय बाप। फिर से लिखेंगे। सर TW क्या है सर? ठाणे वेस्ट है सर। सर TW क्या है बताओ ना सर। टोटल वेजेस इज इक्वल टू बेसिक प्लस बोनस। बेसिक का कैलकुलेशन इज टाइम टेकन इनटू रेट। बोनस का कैलकुलेशन इज 50% हाल से है इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट। सही जा रहे हैं? पक्का? सर हमें इसका आंसर पता है। यस, दैट इज द मेन पॉइंट, मेन क्लू यू कैन से ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है दैट द अर्निंग्स ऑफ बोथ द वर्कर्स आर इक्वल। दोनों वर्कर सेम पैसा कमाते हैं, सेम। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका वर्कर नंबर 1 अगर 3780 कमा रहा है तो सेकंड वर्कर इज ऑल्सो 3780 यार। ही इज ऑल्सो अर्निंग 3780 इज इक्वल टू, ही टुक 120 आवर्स, रेट पता नहीं, प्लस 50% ही सेव 30 आवर्स। सर कैसे पता चलता है तेरे को यार? 150 में से 120 घंटे में काम किया तो सेविंग कितना हो गया? 30 घंटे का, मल्टीप्लाई बाय रेट। 3750 इक्वल्स टू 120 आर प्लस 15 आर। R is a rate. So 3750 equals to 135 R, and therefore R 3780 हाँ, कहानी जैसा कुछ भी लिखता है। 3780 डिवाइडेड बाय 135 करोगे तो रेट आ जाएगा 28 रुपीज। आ रहा है 28। सर आंसर तो आया, चेक करते हैं MCQ के ऑप्शन में है क्या? होगा ना यार, बस क्या आ गया 28। आंसर इज डी। वाओ, इतना मजा क्यों आ रहा है? तूने तो MCQ को एकदम नल्ला बनाया। बहुत मस्त है यार, MCQs बहुत मस्त रहते हैं, तुम लोग खाली फुकट डरते हो। 14th question says on 1st April 2023 1st April beginning of the year, begin क्या होता है वो? beginning, start of the year, number of workers employed in the factory was 150। already 150 वर्कर इनके पास अवेलेबल थे। ड्यूरिंग द ईयर 30 वर्कर्स रिजाइन, चली गई, एंड 5 वर्कर्स वर डिस्चार्ज, हकाल दी गई। मतलब टोटल सेपरेशन 35 हुए हैं। 35 वर्कर्स गॉट सेपरेटेड फ्रॉम योर फैक्ट्री छोड़ के चली गई। आगे लिखा है ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड डिस्चार्ज 15 वर्कर्स वर रिप्लेस्ड। मतलब जितने लोग चले गए थे उनके जगह पे 15 वर्कर आ गए। 35 जा रहा है, 15 वर्कर आ रहा है, रिप्लेसमेंट्स भी अवेलेबल है। फॉर द ईयर 2023 एंड 24 लेबर टर्नओवर रेट कंप्यूट करना है बाय यूजिंग सेपरेशन मेथड। सर सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, और इस नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड को आप लोग मल्टीप्लाई करते हो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स से,
और आंसर परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, राइट। सर सेपरेशंस कितने हुए? सेपरेशन हुए 35। सर एवरेज वर्कर कैसे ढूंढेंगे? बिगनिंग प्लस एंड। और ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिगनिंग में हमारे पास कितने वर्कर थे? 150। सर एंड में कितने वर्कर है? एंड में 135। अरे बाप रे, ओ सर सॉरी, हाँ मैं एक्सप्लेनेशन बता दूँ, एक्सप्लेनेशन, माय मिस्टेक 150 थे माइनस 35 चले गए, बराबर है। 150 थे, 35 चले गए, और उसके जगह पे 130 हो जाएंगे, उसके जगह पे 15 लोग आ गए। मतलब एंड में कहना से मेरे पास 130 वर्कर्स है, 135 नहीं है बच्चे, 130 वर्कर्स है। सर कैसे आया 130? देखो हाँ, बिगनिंग में जो था उसमें से चला गया, वो माइनस किया, मतलब 150 माइनस 35 एंड प्लस 15, क्योंकि 15 लोग आ भी गए, तो एंड में वर्कर का नंबर कितना हो गया? 130। और एवरेज के लिए मुझे इसे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 130 प्लस 150 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा 140 इंटू 100 करो। और कैल्सी को पूछो, कैल्सी वाले बाबू जरा काना बचा दे, आंसर कितना आ रहा है बता दे। कैल्सी वाले जरा आंसर तू बता दे। देखो आ गया आंसर मेरा C25। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग सेल्फ स्टडी करते वक्त भूल जाते हो या इग्नोर कर देते हो, इसीलिए मैंने ये नया सीरीज चालू करने का सोचा। होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जामिनेशन विद द एक्सीलेंट मार्क्स। होप। अगर हाँ लगता है इसका आपको फायदा होगा तो प्लीज 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 कमेंट करके बता दीजिए वेदर आई शुड कंटिन्यू विद द सेम और नॉट। और अगर और कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो भी बोल देना, मत टेंशन लो, मैं हूं ना। 15th प्रोसेस कॉस्टिंग आ गया, पधारो मारो देश। प्रोसेस कॉस्टिंग बोलता है केमिकल इज पास्ड थ्रू 3 प्रोसेस एंड द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 अकाउंट is transferred to process 2 account, which is quite natural and obvious. The input units in process number 1 are 58,500. मुझे पहले प्रोसेस का इनपुट मिला 58,500 and the output units are 55,200. The normal loss is 2% and rest is abnormal loss. तो अगर ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन आप लोग अपने प्रोसेस के फॉर्मेट में डालोगे तो प्रोसेस के फॉर्मेट में ये कैसे दिखेगा पता है? डेबिट साइड पे आपका रिफ्लेक्ट होगा इनपुट ऑफ मटेरियल 58,500 क्वांटिटी, सही है। क्रेडिट में आप लोगों का रिफ्लेक्ट होगा नॉर्मल लॉस। सर नॉर्मल लॉस कितना है? 58,500 का 2%, 1170, बराबर है। फिर मैंने एक लाइन छोड़ के लिख दिया आउटपुट। सर आउटपुट कितना है? 55,200। पहले तो चेक करेंगे टैली हो रहा है क्या। 58,500 अगर टैली होता तो एबनॉर्मल लॉस नहीं आता था, अगर टैली नहीं हुआ तो एबनॉर्मल लॉस आएगा। चेक करते हैं एबनॉर्मल लॉस है या नहीं। ओ सर टैली नहीं हो रहा है, हमारा एबनॉर्मल लॉस भी आ रहा है सर। 2130 इज योर एबनॉर्मल लॉस। सही जा रहा है क्या? मैंने कुछ लिखा यहाँ पे, पक्का समझ में आ रहा है? मैंने दिया हुआ डेटा सिर्फ डेबिट और क्रेडिट में सब्सटीट्यूट किया और कुछ भी नया किया नहीं है। हमें पूछा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन सेज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पर यूनिट कॉस्ट, मतलब सीपीयू ढूंढना है, ऑफ आउटपुट units in process number 1 account if the total expenses incurred in process number 1 are 6,87,960। बच्चा क्वेश्चन बोलता है सीपीयू ढूंढ। सीपीयू ढूंढने के लिए कॉस्ट है 6,87,960। नॉर्मल लॉस का कोई भी वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू होता तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करते थे। इसे डिवाइड करने के लिए मैंने 58,500 माइनस 1170 यूनिट्स ये कैलकुलेशन लिख दिया, बराबर ना। कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट, इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। ये कई बार अपन ने प्रोसेस के पहले 3 क्वेश्चन, क्लास वर्क के पहले 3 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज किया है। तो अगर सॉल्व करो तो कुछ ऐसा आप लोगों को दिखाई देगा। सर क्या दिखाई देगा? 68,79,60 को डिवाइड करोगे 57,330 से, कैलसी यूज करो 6,87,960 व्हेन यू डिवाइडेड बाय 57,330 आपके कैलकुलेटर पे आएगा 12 रुपया। और 12 रुपये का आंसर का मतलब होता है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। और ये हो गया आपके सितंबर का 30 मार्क का पूरा डिस्कशन फिनिश्ड यार। पहले वीडियो में मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग कराया, इस वीडियो में 10 मार्क का मटेरियल कॉस्टिंग
और बचे हुए रैंडम 5 MCQs विच वर बेस्ड ऑन प्रोसेस, मार्जिनल, एम्प्लॉय कॉस्टिंग एंड मटेरियल कॉस्टिंग, ये सारे के सारे कैलकुलेशंस अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं बच्चों। ऐसे ही और सेशंस अगर आपको चाहिए, आपको सीरियसली लग रहा है ये यूज़फुल है आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए और मार्क्स बढ़ाने के लिए, ये सेशंस अगर हेल्पफुल है, ऐसे थोड़ा भी फील होता है तो प्लीज़ कमेंट में थोड़ा सा अप्रिसिएशन दे दो, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी मेहनत कुछ थोड़ा सा बच्चों को हेल्प कर रही है, तो ये मेहनत और भी रंग ला सकती है। सो आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत यूज़फुल होगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी सीजन के, जिसमें हम लोग MCQs के ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे, केस स्टडीज़ के ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।